चलिए बेटा समझना, कल तो अपन ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2D वाला पढ़ा था, आज अपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ रहे हैं वेक्टर का, किस में, 3 डायमेंशन में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है, वही जो कल बताया था, ऐसे कंपोनेंट जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। अब कल तक तो अपना वेक्टर ऐसा था, ठीक है, तो ये एंगल थीटा था अपना, ये 2D में है वेक्टर अपना, किसमें, 2D में, इस प्लेन में ही है। तो इसके मैक्सिमम कितने कंपोनेंट कर सकते हैं अपन, 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये ax था और ये ay था, है। और जिधर एंगल बनता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस वाला, और ये वाला क्या होता है, साइन वाला। ये बातें अपन ने कल के लेक्चर में ले ली थी। बट अभी अपना वेक्टर ऐसा नहीं है, सपोज मान लो वेक्टर ऐसा है, अब ये वेक्टर किस में चला गया, 3D में चला गया है। तो अरे ऐसे रखा हुआ है तब तक तो ठीक है, 2D में है, इसको डिफाइन करने के लिए x और y एक्सिस चाहिए बस अपन को। मान लो बेटा वेक्टर ऐसा आ गया, तो ये वेक्टर कहाँ चला जाएगा मेरा, 3D में। अब 3D में अगर वेक्टर आ गया तो फिर इसके कितने रेक्टेंगुलर टुकड़े हो सकते हैं, आंसर है 3। एक x एक्सिस पे, दूसरा y एक्सिस पे और तीसरा z एक्सिस पे। अब समझते हैं, ये मैंने एक आपके सामने 3D फिगर बनाया हुआ है, इसको समझना। सपोज अपना वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है ऐसे, अभी आपको 3D में सोचना है बेटा थोड़ा सा डायग्राम को, ये इस तरीके से है ना, जैसे अपना क्यूब होता है ना, क्यूब या क्यूबॉइड, तो उसका डायगोनल अपन ने, डायगोनल को अज्यूम करो आप कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ से यहाँ तक ही ऐसे, इस एंड से उस एंड तक, ठीक। तो ऐसे आपको अज्यूम करना है कि ये जो वेक्टर है अपना ए, ये से 3D में है, ठीक, ओके। अब थोड़ा सा पॉलीगॉन लो अगर अपन लगाएं तो अपन को बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि ये वेक्टर कैसे बना हुआ है। ध्यान से सुनना, क्या ये वेक्टर ऐसे बना हुआ है, देखना बेटा, पॉलीगॉन लो लगाऊंगा मैं, एक वेक्टर में इधर ले लेता हूँ एक्स एक्सिस की तरफ, इसका नाम मैंने रखा ax, दूसरा मैं किधर ले लेता हूँ, y एक्सिस की तरफ, इसका नाम क्या रखा, ay, और तीसरा मैं ले लेता हूँ ऐसे, ये क्या हो जाएगा, az। अब मैं आपको 3 वेक्टर ऐसे दे रहा हूँ, ये और बोल रहा हूँ इनका रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका अपन को याद है, पॉलीगॉन लो लगा देंगे, यहाँ से इसकी टेल से इसके हेड तक, ये पॉलीगॉन अपना कंप्लीट हो गया। 3D में है थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि मैं इस ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, पॉलीगॉन लो के अकॉर्डिंग, ax प्लस ay प्लस az, ऐसा ही तो होगा, है ना, कि ax ay और ये az इधर आ रहा है बाहर की तरफ, हमें सोचना है ऐसे, देखो ax इधर, ay इधर और az इधर आ रहा है बाहर 3D में, और यहाँ ओरिजिन से वेक्टर बनाया मैंने ऐसे, अंडरस्टूड, ठीक। तो ये ए वेक्टर इन तीनों का क्या होगा, सम होगा। अब देखो ax क्या है, इस वेक्टर का टुकड़ा ही तो है, कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो ये इसका एक कंपोनेंट हो गया अलोंग द x एक्सिस। ay भी क्या है, इसी का कंपोनेंट है, ये किधर है, y एक्सिस पे, और az किधर है, z एक्सिस। तो इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपन ने बना लिए। अब कल वाली बात याद करो, कोई भी वेक्टर है वो जिस एक्सिस पे एंगल बनाता है थीटा, तो उधर कितना कंपोनेंट आता है, a cos थीटा, है ना। अब ध्यान देना बेटा, ये जो वेक्टर है ना मेरा a, ये x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, बड़े ध्यान से सुनना, y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना, बीटा, और z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। 3 एंगल बनेंगे, दिस इज गामा। तो ये जो हमारा वेक्टर है ना ऐसा, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों के साथ कुछ कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो हमने, हाँ शाबाश यार, स्पर्श, जिधर वेक्टर का एंगल बनता है एक्सिस पे, वो वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है, कोस होता है,
तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ए कॉस अल्फा आई कैप। ए वाई, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये, बीटा। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए कोस बीटा, और ये क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और बात समझ में आएगी नहीं? अगर मैं आपको ऐसे सिंपल सा पूछूं, चलो 2D में सोचना आप तो, ठीक है, ये अल्फा है तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए कोस अल्फा। अब अगर मैं आपको ये एंगल दे दूं बीटा बेटा, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए कोस बीटा। वही तो काम कर रहे हैं अपन, जिधर एंगल बनेगा उस एक्सिस पर कोस कंपोनेंट आता है, ये हमें याद रखना है बस। तो बेटा इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, तो ये कंपोनेंट तो मुझे पता लग गया, ए कोस अल्फा। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है, बीटा, है ना, तो ये हो जाएगा ए कोस बीटा, और ये क्या होंगे, दोनों बराबर। जे कैप लग जाएगा इस पे। अब रही बात किसकी, जेड एक्सिस की, तो z के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा, तो अलोंग द z एक्सिस कितना कंपोनेंट आ जाएगा इसका, a cos गामा। यस, तो ये अपन ने इस वेक्टर को किस में जमा लिया, 3D में। अगर 3D में आ जाए तो तीन कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, a cos अल्फा आई कैप, a cos बीटा j कैप, a cos गामा k कैप। अल्फा बीटा गामा क्या है, इस वेक्टर के एंगल हैं एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ रेस्पेक्टिवली। बोलो बेटा ठीक है क्या, है ना, ओके। तो अब आप ये लिख लो, आप लिख लेना अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस। सिमिलरली बीटा लिख लो, और सिमिलरली क्या लिख लो आप, गामा लिख लो, ठीक है। ये इसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपन ने पढ़ लिए, लिख लो बेटा इसको। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखेंगे अपन सारे, इसको इसके अंदर ये जो कोस अल्फा टर्म आ रही है ना, कोस अल्फा, कोस अल्फा, कोस बीटा, ये जो कोस वाली टर्म है यार बेटा, इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीज भी बोलते हैं इनको, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, शॉर्ट फॉर्म क्या है, डीसीज, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन। अब थोड़ा और फर्दर इसको सॉल्व करके अपन इन डायरेक्शन कोसाइन के बीच में भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं। समझना कैसे, कोई भी वेक्टर हो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कोई भी वेक्टर अपने पास, जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन को निकालना हो, पहले सिखाया था मैंने आपको, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन, रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो कैसे लिखूंगा, देखना, इधर तो मैंने लिखा ए का मैग्नीट्यूड, अच्छा इधर क्या लिखूंगा, देखो रूट लगाऊं सबसे पहले, तो शाबाश, तो आई कैप का कोफिशिएंट कौन है, ए कोस अल्फा, तो मैं लिखूंगा ए कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए कोस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कोस गामा का होल स्क्वायर, ठीक, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, है ना, फिर क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। अच्छा, ए स्क्वायर तो आ गया कॉमन, इधर से क्या बचने वाला है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आउट, यानी कि रिलेशन आ चुका है। आप ऑन द टिप्स याद रखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, क्या कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये ऑन द टिप्स याद रखेंगे सारे, और भूल जाओ तो फटाफट देखो आपने
मुश्किल से 30 सेकंड्स के अंदर आप रिजल्ट पा सकते हो वापस। ठीक है, तो लिख लो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। समझना बेटा इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सवाल था। अभी अभी फंडा पढ़ा अपन ने, कोई वेक्टर अल्फा बीटा गामा अगर एंगल बनाता है एक्स वाई और जेड के साथ, तो बेटा हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये 1 के बराबर होगी। अभी अभी पढ़ा था अपन ने, बट अभी उसने चालाकी से क्या पूछ लिया अपन से, साइन स्क्वायर पूछ लिया। कोई बात नहीं यार, बहुत ईजी चीज़ है यार। 10th में अपन ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो आप खुद सोचो यार, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाता है 1। तो कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख लो, क्या आएगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और क्या है यार प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। दिस ऑल इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, वो 1 इधर ले आता हूँ और इन सभी माइनस वालों को उधर भेज देता हूँ। आ गई के पास समझ, तो आंसर आ गया 2 आएगा आंसर। 3 minus 1 is 2, करेक्ट आंसर इज दिस। आ गया सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लिख लो। कोई बात नहीं बेटा, इधर देखना आप, इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान देना। क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। मतलब अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है ना, सवाल समझ में आ गया अपन को। अब देखते हैं, जो भी वेक्टर आपको दे रखा हो ना बेटा इस फॉर्मेट में, तो आप उसको सबसे पहले कंपेयर करा लो अपने गिवन फॉर्मेट से। अपन ने 3 कंपोनेंट क्या क्या निकाले थे, ए कोस अल्फा, ए कोस बीटा, ए कोस गामा। कंपेयर करा रहे हैं अपन, ए कोस अल्फा आई कैप प्लस ए कोस बीटा जे कैप प्लस ए कोस गामा के कैप। कंपेयर करा के मुझे अभी बताओ इसमें कि यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर है 1। ये बात समझ में आ गई आपको। तो कंपेयर करा के मैंने जान लिया कि भैया ए कोस अल्फा किसके बराबर है बेटा 1। सिमिलरली, अच्छा ये इस सवाल की बात नहीं है, आपको ये टाइप समझना है, करना है क्या। जैसे मैं अगर मैं ऐसे बोल देता ना, तो फिर ए कोस अल्फा की जगह क्या लिखता मैं 2। समझ में आ रहा है फॉर्मेट, है ना। अभी तो इसको वही ले लेते हैं अपन वापस से। अब बताओ ए कॉस बीटा भी कितना है 1 और ए कोस गामा भी कितना है 1। ये पूरा हिस्सा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो ये है मैग्नीट्यूड। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा √3। इसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा, अभी अभी सीखा अपन ने, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कितना आने वाला है, तो मैग्नीट्यूड पता चल गया, बस वहाँ रख दो ना। ए कोस अल्फा ये मैग्नीट्यूड ही है, मतलब √3 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा 1/√3। हमसे अल्फा पूछा हुआ है, कोस अल्फा पता चल गया ना, तो अल्फा को लिखने का तरीका ये होगा कोस, उसको उस तरफ अगर लिखेंगे अपन तो ऐसे लिखेंगे कोस इनवर्स 1/√3। नहीं आया समझ में, बोलो। ए कोस अल्फा किसके बराबर था, ये ए मतलब मैग्नीट्यूड है, तो कितना आ गया आएगा मैग्नीट्यूड √3 कोस अल्फा बराबर 1, कोस अल्फा बराबर 1/√3। कोस अल्फा 1/√3 हमसे अल्फा पूछा हुआ है, तो उसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखेंगे, इसको उधर लिखेंगे कोस इन्वर्स 1/√3। सिमिलरली बीटा भी कितना आने वाला है, यही तो आएगा, और गामा भी कितना आएगा, यही आएगा। आ गया समझ में।
अब मैं आपको अगर ऐसे बोल देता ना 2 3 5 इक्वल्स टू में क्या आ जाता, वो 2 आ जाता, और मैग्नीट्यूड भी तो अलग आता। समझ रहे हो ना बेटा, फॉर्मेट समझना है अपन को, एक सवाल नहीं समझना, इससे मिलता जुलता कुछ भी आ जाए हमें करना आना चाहिए उस सवाल को। बोलो ठीक है, अब लिख लो बेटा, लिख लो इतना।